स्योंजे युनबोम को बोलता है, मैंने ही ना अपने डेड को मारा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्योंजे अपने डैड के साथ बैठा होता है। उसके डैड सिगरेट पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हान रोने लग जाता है। स्योंजे बोलता है, हान के आसपास सिगरेट मत पिया करो। उसके डैड गुस्से में बोलते हैं, बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घोरने की, जा मेरे लिए ड्रिंक ला। स्योंजे कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। इधर जलती हुई सिगरेट के धुएं से हान को दिक्कत होती है। स्योंजे के डैड बोलते हैं, इसे इतनी देर क्यों हो रही है, और गुस्से में टेबल को लात मारते हैं, लेकिन वो सिगरेट अभी भी जल रही थी। इधर स्योंजे ड्रिंक लेकर लौटता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसका पूरा घर आग में जल रहा था। वो जल्दी से अंदर जाता है। गेट तोड़ते वक्त उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। स्योंजे लगातार रो रहा होता है। तभी एक जलती हुई खिड़की हान के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन स्योंजे तुरंत आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो हान को उठाता है, उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। उसके डैड बुरी तरीके से घायल होते हैं और स्योंजे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तभी स्योंजे को याद आता है कि उसके डैड कैसे उसे टॉर्चर किया करते थे। स्योंजे उन्हें देखता है। उसके बाद वो हान को देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। आखिर में वो हान को लेकर बाहर निकलने का फैसला करता है। फिर रुककर सोचता है, मैंने उन्हें बचा सकता था। प्रेजेंट में स्योंजे बोलता है, मैंने उन्हें मरने के लिए पीछे छोड़ दिया। यून बोलती है, इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी थी। वो बोलता है, मैंने इस जख्म को इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि ये बदसूरत है, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे डैड की वो आंखें याद आ जाती है, जो उस दिन उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। शायद एक दिन ना मुझे इसका कर्ज चुकाना होगा। मैं सोचता था वो दिन कब आएगा, लेकिन देखो वो दिन आ गया जब मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया, तो भला मुझे कौन माफ करेगा। भले ही तुम भी मुझे माफ ना करो, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँगा। दूसरी तरफ चोई जोन और मिस जियोंग अपनी कंपनी में पहुँचते हैं। चोई माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए, मैं अपनी लिमिट भूल गया था। मिस जियोंग बोलती है, असल में तो मैं बस अपनी बेटी को देखने गई थी, लेकिन वहाँ ये सब सुनकर हैरान रह गई। चोई जोन बोलता है, मुझे भी बुरा लगा। जियोंग बोलते, कुछ मत बोलो। तभी वहाँ पर रिपोर्टर पाक आ जाता है। वो बोलता है, आप कैसी हैं? मिस जियोंग बोलती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही दिख रहे हो पाक। वो बोलता है, क्योंकि मैं टीवी स्टेशन प्रीमियर हर जगह जाता हूँ। वैसे आप डायरेक्टर बॉन चेंग के साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं। जियोंग बोलती है, तुम्हारे कान और आंखें हर जगह हैं। पाक बोलता है, मैं किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, और चला जाता है। चोयजुन पूछता है, ये कौन था? जियोंग बोलती है, यही वही था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे यून के बारे में पूछा था। अजीब बात यह है कि आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, ये वहीं पर दिख जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में सीओ मैडम को बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्योंजे को दिलासा कैसे दूं, मैं उसे क्या बोलूं। सीओ मैडम बोलती है, उसे दिलासा क्यों देना है, उस पर दोबारा केस हुआ है क्या? यून बोलती है, नहीं। वो पूछती है, क्या हान किसी मुसीबत में है? इतने में दोनों ऑफिस में आती है। टीचर्स बताते हैं, फाइनली मार्कशीट आ गई है, लेकिन हान ने कोरियन हिस्ट्री वाले हर सवाल में ना ऑप्शन सी ही टिक किया है। यून पेपर लेकर खुद चेक करती है। मैथ टीचर बोलता है, मैथ में भी उसने यही किया है। यून भी ये देखकर शॉक हो जाती है। उसे याद आता है कि हान ने तो पेपर सिर्फ 10 मिनट में ही खत्म कर दिया था। सारे टीचर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमेशा टॉप करने वाला बच्चा इस बार ऐसा क्यों कर रहा है? के बाद यून हान से मिलती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? वो बोलता है, सेजी ना मुझसे भी ज्यादा मेहनत करती है, फिर भी हमेशा मैं ही फर्स्ट क्यों आता हूँ? वैसे भी मेरा कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है, तो अच्छे नंबर लाकर क्या करूँगा? यून बोलती, देखो मैं समझती हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन बराबरी का मौका देने का मतलब खुद को पीछे करना नहीं होता। तुम दोनों को अपना बेस्ट देना चाहिए। तुम्हारी टीचर होने के नाते ये बात ना मुझे तुम्हारे अंकल को बतानी होगी। हान बोलता, नहीं, मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा। असल में मैं अभी ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। प्लीज इस बार अंकल से मुझे खुद बात करने दीजिए। यून मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हान और स्योंजे साथ में खाना खा रहे होते हैं। डोंगप्यो बोलता है, इस घर में खाने के टाइम लोग चुप कब से रहने लग गए हैं? और हान को बोलते, तुम्हारे अंकल ना आजकल अजीब बिहेव कर रहे हैं। पहले तो ये खुद बोलते थे कि टेबल पर आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और अब खुद सब कुछ भूल गए हैं। वैसे हान भी ना अजीब बिहेव कर रहा है अंकल, ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ छुपा रहा हो। स्योंजे बोलता है, हान तुम्हें कुछ कहना है क्या? हान नो बोलकर वहाँ से चला जाता है। अभी स्योंजे को उसकी बहन का कॉल आता है। स्योंजे बोलता है, मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसकी बहन उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद दोनों मिलते हैं। स्योंजे उससे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें तो यहाँ पर रुकना भी बर्दाश्त नहीं था ना?
वो बोलती हाँ मुझे नई जगह से नफरत है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे वो पल याद आता है जब मुझे पीटा गया था और हम कितने ज्यादा करीब हुआ करते थे। ये सोच कर ना घिन आती है कि हमारे डैड इस जगह का हिस्सा थे। और उसे बताती वो औरत न मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो पूछता है कौन। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यून उससे मिलने के लिए आती है और बोलती है बिना बताए आने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने हान से तुम्हारा एड्रेस पूछा तब तुमसे मिलने के लिए आई। वो बोलती है तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। वो बोलती है सोचे ने मुझे ना तुम्हारे डैड के बारे में बताया। वो बोलती है मुझे ना उस बारे में कुछ भी नहीं कहना और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो उसे पकड़कर बिठा देती है और बोलती है सोचे ने बोला कि मैं खुद को माफ नहीं कर सकता तो मुझे और कोई क्यों करेगा। बोलती है तो तुम कहना चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दूं। वो बोलती है वो ना अभी तक खुद को गुनहगार मान रहा है। मुझे लगता है उसे ना एक माफी की जरूरत है ताकि वो खुद को इस याद से आजाद कर सके और ऐसा वही कर सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। वो बोलती है मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैं उस गरीबी से न तंग आ गई थी इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी और गुनाहगार होने का ब्लेम ना सोचे पर डाल दिया। एक्चुअली में तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। वो बोलती है फिर तुम्हें दोबारा भागने के बारे में ना सोचना नहीं चाहिए। मेरी बात मानो। देन में उसकी बहन बोलती है तुम कितनी ज्यादा लाचार हो। मैं अपने बच्चे और पास को छोड़कर भाग आई और एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ लेकिन तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो। तुमने ना किसी को नहीं मारा है। तुमने हमारे डैड को नहीं मारा बल्कि भगवान ने मारा है। तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान है ना वो इस बात का सबूत नहीं है कि तुमने अपने डैड को नहीं बचाया बल्कि इस बात का सबूत है कि तुमने हान को बचाया। तुमने ना हान की परवरिश बहुत ही ज्यादा अच्छे से की है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बहन माफी मांगते हुए उसे गले लगा लेती है। मुझे ये करने में ना 18 साल लग गए। दूसरी तरफ बॉम्ब सिक्स स्योंचे के दिए हुए गिफ्ट से खेल रहा होता है। उसे रोक कर गिफ्ट उठाकर चेक करती है कहीं टूटा तो नहीं। तभी उसे बाहर से दरवाजा बजने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तो स्योंचे खड़ा होता है तो वो नींदों में होने की एक्टिंग करती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन वो तो उसे खड़े होकर बस ताड़ रहा होता है। वो बोलती है इसे खड़े क्यों हो, अंदर आ जाओ, अगर भूख लगी है तो खाना बना देती हूँ। बोलता है मैं ना अपनी बहन से मिला। वो बोलती है क्यों, उसने फिर से कोई पेपर मांगा क्या। वो बोलता है मेरी बहन ना मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो बोलती है मैंने उसे बताने के लिए मना किया था पर मुझे मालूम था कि वो इस बात को छुपा नहीं पाएगी। बोलते है शुक्रिया मुझ जैसे इंसान को समझने के लिए। बोलती है जब चीजें बहुत ही ज्यादा फंस जाती है तो तुम्हें पता है उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वो पूछता है कौन सा तरीका है तो वो अपने होठ आगे कर देती है। सोचे किस करने जाता है लेकिन तभी यून उसे रोक लेती है और बोलती है आज यहाँ नहीं और उसकी चोट पर किस कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यून स्कूल में सभी की मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। वो हान का नाम लेती है और उसे रिपोर्ट कार्ड देती है। उसके बाद वो सेजिन को बुलाती है। सेजिन डरते हुए आंखें बंद कर रिपोर्ट कार्ड ले लेती है। जैसे ही वो अपना रिजल्ट देखती है तो खुशी से शॉक हो जाती है। एक लड़का बोलता है अरे सेजिन टॉपर है। ये सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। हान भी उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। सेजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद यून के फोन पर चोई का कॉल आता है जिसे सीओ मैडम उठा लेती है। चोई बोलता है मुझे यून तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उधर यून प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आती है। सीओ मैडम फोन देते हुए बोलती है मेरा सुनने का इरादा नहीं था लेकिन वो किसी रिपोर्टर और एक्ट्रेस की बात कर रहा था। यून जल्दी से कॉल ले लेती है। चोई बोलता रिपोर्टर तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं इसलिए कहीं बाहर मत जाना, स्कूल से सीधा घर आना और अपने फोन की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन रखना। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो मुझे बताना। रिपोर्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये सारी बातें सुनचे भी सुन लेता है। वो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब यून घर लौटती है तो वो देखती है घर के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। डोंगपियो बताता है मास्टर ने हमें आपके घर पर नजर रखने को कहा है बिना कोई सवाल किए और जब तक वो वापस नहीं आते आप किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यून पूछती है वो कहाँ जा रहा है। उधर चोए और सोंजे दोनों साथ में सियोल जा रहे होते हैं। चोए बोलता है तुम जबरदस्ती कार में आ गई हो इसलिए ले जा रहा हूँ लेकिन याद रखना मेरे काम में डिस्टर्ब मत करना और अगर तुमने कोई सामान तोड़ा ना तो भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। सोंजे बोलता बहुत हो गया जल्दी चलो। चोए पूछता है कहाँ। सोंजे बोलता है हम पहली बार मिलने जा रहे हैं ना, क्या खाली हाथ जाना ठीक रहेगा। मुझे अच्छे से कपड़े लेने हैं। उधर रिपोर्टर अपने बॉस को आर्टिकल दिखा रहा होता है। रिपोर्टर बोलता है यहाँ पर क्लिक्स पाने के लिए एक इमेज डालो ज्यादा असर होगा।
तभी सोनचे एक पौधा लेकर ऑफिस में एंटर करता है, बिल्कुल पुराने स्टाइल में। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है, हेलो एवरीवन, मुझे यहाँ पर ना रिपोर्टर पार्क से मिलना है। बॉस पूछता है, ये कौन है? जिसके बाद बॉस पार्क से पूछता है, क्या तुमने कोई प्राइवेट लोन लिया था या फिर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था? इधर सोनचा अभी भी पूछ रहा होता है, पार्क कहाँ पर है? बॉस जल्दी से पार्क को ना टेबल के नीचे छुपा देता है। तभी सोनचे वहाँ पर पहुँच जाता है। बॉस बोलता है, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सोनजे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करें ना उसमें आपको खुशी और शांति मिले। मैं रिपोर्टर पार्क से बात करने के लिए आया हूँ। सोनजे बोलता है, मैं ना रिपोर्टर पार्क से बात करने के लिए आया हूँ। बॉस बोलता है, अरे उसे आज किसी काम से ना जल्दी जाना पड़ा। सोनचे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कल तक इंतजार कर लूंगा, मेरे पास ना बहुत समय है, और वहीं पर बैठ जाता है। ये देखकर पार्क और उसके बॉस दोनों को ही समझ नहीं आता कि आप क्या करें। बॉस बोलता है, देखो मैं यहाँ का हेड हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। सोनजे हाथ मिलाता है और बोलता है, मैंने सुना है रिपोर्टर पार्क मिस जियोंग की बेटी पर आर्टिकल लिख रहा है और स्टोरी के लिए सीसू तक आ गया था। मैंने सोचा थोड़ी मदद कर दूं। बॉस तो खुश हो जाता है कि तुम वही हो जिसके पास सबूत है। सोनजे हाँ बोल देता है। बॉस बोलता है, हम कल आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, वैसे तुम क्या लाए हो? कॉल रिकॉर्डिंग या टेक्स्ट मैसेज? अफेयर की कोई फोटो या वीडियो है? सोनजे बोलता है, अफेयर? बॉस तो खुश हो जाता है, लेकिन सोनजे बोलता है, मैं ये साबित करने के सबूत लाया हूँ कि कोई अफेयर नहीं था। ये सुनकर बॉस का चेहरा तो उतर जाता है और बोलता है, देखो ऐसे आर्टिकल से किसी मतलब है जो ये साबित करे कि अफेयर नहीं था। लोग तो आर्टिकल तब पढ़ेंगे ना जब उन्हें लगेगा कि अफेयर था। सोनजे बोलता है, तो स्टोरी मत चलाओ ना। बॉस चिढ़कर बोलता है, हेलो तुम होते कौन हो? सोनजे बोलता है, जिस स्कूल में यून है ना, मैं वहाँ पर एक पेरेंट हूँ और मैं उसे डेट कर रहा हूँ। बॉस घबरा जाता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? सोनजे बोलता है, मुझे साबित करना है कि जो लिखा जा रहा है वो सच नहीं है, इसलिए मुझे एक इंटरव्यू करने दो। बॉस गुस्से में बोलता है, बाहर निकलो, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सोनजे तो हिलता तक नहीं है। आते वक्त मैं आपके पुराने आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आप बहुत मजेदार आर्टिकल्स लिखते हैं। हर टाइटल में ना क्वेश्चन मार्क होता है, अफवाहों को सच जैसा दिखाते हैं। बॉस तो डर की मारे तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर देता है। सोनजे बोलता है, आपका काम सेलिब्रिटीज को कवर करना है, नॉन सेलिब्रिटी मेंबर पर स्टोरीज क्यों चला रहे हैं? तभी बॉस सोनजे की जेब में रखा फोन देख लेता है। एक्चुअली में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। बॉस जोर से बोलने लग जाता है, अरे पाक तुम आ गए। सोनजे जैसे ही पीछे मुड़ता है, बॉस उसका फोन छीन लेता है और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। सोनजे बोलता है, तुमने ये क्यों किया? बॉस हंसकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब पहले कभी नहीं किया? अब रिकॉर्डिंग बंद है तो सुनो, तुमने पूछा था ना हम ऐसी स्टोरीज क्यों चलाते हैं? हम कभी भी सीधे नहीं बोलते कि ये बात सच है, हम बस इशारा करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि उसका अफेयर था, हमने तो सिर्फ कहा कि शक है। रिपोर्टर ऐसा ही करते हैं, इसे इस बात को कैसे समझना है ये तो रीडर्स पर छोड़ दिया जाता है। सोनजे हंसते हुए बोलता है, तुम ना बहुत ही अच्छे बॉस हो। तभी वो बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया, और वो गमले के पीछे से अपना दूसरा फोन उठा लेता है। ये देखकर बॉस की तो हालत खराब हो जाती है। एक्चुअली में फिलिप भी कॉल पर होता है और पूरी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। सोनजे बोलता है, अरे भाई तुमने अभी तक कॉल कट नहीं किया, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग हो गई? जो कुछ अभी बॉस ने बोला था सब रिकॉर्ड हो गया क्या? बॉस पूरी तरह घबरा जाता है। सोनचे बोलता है, रिकॉर्डिंग संभाल कर रखना। तभी चोई भी वहाँ पर आ जाता है। सोनचे बोलता है, लॉयर चोई, क्या आपको लीगली कुछ कहना है? चोई बोलता है, मैं मिस जियोंग और यून का वकील हूँ, और पेपर्स दिखाकर बोलता है, हमने यून के खिलाफ छपे आर्टिकल को लेकर अर्जी डाल दी है। सोनजे बोलता है, ये कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सबमिट करना। बॉस को तो समझ ही नहीं आता ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। चोई बोलता है, अगर कोर्ट के फैसले से पहले कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ ना तो हम प्रेस मेडिटेशन कमेटी में ना पिटीशन फाइल करेंगे ताकि नुकसान और सुधार कानूनी तरीके से किया जा सके, और अगर रिपोर्ट में गलत जानकारी निकली ना तो मानहानि का केस भी ठोक देंगे। तभी सिक्योरिटी आ जाती है। सोनचे मुस्कुरा कर बोलता है, लगता है आप काफी बिजी हैं, इसलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद पार्क भी बाहर निकल आता है। बॉस बोलता है, क्या टाइम आ गया है? एक गुंडे और एक पागल वकील ने आकर पूरा डिपार्टमेंट ही हिला दिया। अब उनके पास दो ही चॉइस होती है, या तो वो चुप हो जाए या फिर आर्टिकल छापा जाए। अगर आर्टिकल छपता है तो चीजें पूरी तरीके से फंस जाएंगी, इसलिए एक्ट्रेस जो कि यून की मॉम है काफी परेशान होती है। तभी चोए का कॉल आता है। वो
बताता है हमने कोर्ट को नोटिस भेज दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल छपेगा ही नहीं। ये सुनकर संजय बोलता है ये कैसा लॉ है, अगर आर्टिकल आ गया तो विक्टिम क्या करेगा, चुपचाप बैठकर सब सह ले। वो पूछती है तुम्हारे साथ कौन है, संजय है क्या? वो बोलता है हाँ, उसने ना आज बहुत ही ज्यादा मदद की है, उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कॉल कटने के बाद जियोंग किसी और को वापस कॉल करती है। इधर सेजिन के मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं तुम फर्स्ट आई हो, वाओ, जो लड़का हमेशा फर्स्ट आता था वो तो रो रहा होगा ना, हमें तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम सब कुछ दिला देंगे। सेजिन बोलती है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इधर सेजिन बाहर आती है और वो हान से मिलने के लिए सब में में जाती है। सेजिन बोल के मेरी मॉम ने ना बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, लेकिन उसे छोड़कर मैं यहाँ पर खा रही हूँ, तो तुम क्यों नहीं खा रही हो, क्या हुआ है, फर्स्ट नहीं आए तो भूख भी मर गई है क्या? हान बोलता है तुम खुश हो ना फर्स्ट आकर? सेजिन बोलती हाँ, मुझे ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, थोड़ा तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन मेरे मॉम डैड ना मुझसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है, टीचर भी खुश थे और सभी क्लासमेट भी ना मुझसे बहुत ज्यादा जल रहे हैं। तुम्हें पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? ये रियलाइज करना कि अगर आप मेहनत करो तो आगे बढ़ सकते हो और दुनिया आपकी मेहनत नोटिस करती है। ये सुनकर हान सोचता है मुझे इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि वो उसकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर वो मुस्कुरा कर बोलता है जब तुम स्माइल करती हो ना बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगती हो। सेजिन बोलती है वो तो मुझे पता है। इसके बाद वो भी खाना खाने लग जाता है। तभी उनकी नजर वहाँ पर पीटी टीचर पर जाती है जो कि ट्विंस के साथ होता है। ये ट्विंस सीओ मैडम के बच्चे होते हैं। उनकी रैंक होती है 24 और 25 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। पीटी टीचर बोलता है तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन इस बार तुम्हारे ग्रेड्स तो हान से भी ज्यादा खराब है। उसने तो आंखें बंद कर हर सवाल में ऑप्शन शी सुना था, फिर तुम लास्ट कैसे आ गए? ट्विंस बोलते हैं हान को डांटना चाहिए ना, तो हमें क्यों डांट रहे हो? ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीटी टीचर तो परेशान होकर बोलता है अब इनका क्या करूँ मैं? सेजिन हान से पूछती है हान ये क्या था, क्या ये सच है? हान कुछ बोलने ही वाला होता है। सेजिन बोलती है ये तुमने मेरे लिए किया था ना? हान चुप हो जाता है। इधर चोय जुन कार ड्राइव कर रहा होता है और सुनचे सो गया होता है। हान बोलता है मुझे नहीं मालूम तुम सोए हो या जागे हो, लेकिन मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यून के सारे लीगल मैटर को ना खुद संभाल लूंगा और उस दिन जो मैंने तुम्हारे डैड को मारने वाली बात कही थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं वो बोलना नहीं चाहता था। मुझे मालूम है दोस्ती तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए तो सांस लेने जैसी नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम्हारे आसपास हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन मेरे लिए किसी से भी दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही दोस्त थे, मेरा ओनली फ्रेंड जो मेरे पैसे लेकर भाग गया। इस एक्सप्लेनेशन से ही मैं खुद को कन्विंस कर पाता था कि तुमने अपने घर में आग लगाई थी और मैंने मान लिया था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। संजय बोलता है धोखा? वो बोलता है तुम सो नहीं रहे थे क्या? वो बोलता है तुमने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। चोयजन बोलता है मैंने कब कहा? संजय बताता है उस दिन आग वाले घर से बचने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया था। मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम्हारे डैड तुमसे कह रहे थे आजकल तुम बहुत ही ज्यादा लेट आने लगे हो और तुम उस लड़की के साथ हैंग आउट कर रहे हो जिसका डैड शराबी है। उसकी एक बहन भी है जिसने बिन बाप के बच्चा पैदा कर लिया है। तुमने पहले तो कहा कि तुम्हें कार नहीं चाहिए, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? संजय बताता है जब तुमने कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है। वो पूछते हैं तो उसके साथ घूमते क्यों हो? तो तुमने उन्हें कहा कि मुझे उस पर दया आती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ रहता हूँ ताकि लोग मुझे बुली ना करे और मुझे भी तो कुछ दोस्त बनाने पड़ेंगे ना। तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है या नहीं, तो तुमने बोला ऐसे लोगों को मैं दोस्त नहीं बनाता, आप चिंता मत कीजिए। संजय बोलते ये सारी बातें मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसी वक्त मैंने वो पैसे ले लिए। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम सिर्फ मुझ पर दया करते हो। उसी गुस्से में मैंने वो पैसे लिए। उन पैसों से मैंने एक जगह ली जहाँ पर मैं हान के साथ रह सकता था। हान को बड़ा करने में मैंने सभी से दूरी बना ली और पूरा ध्यान सिर्फ हान पर रखा कि कोई उसे कभी ऐसा कुछ न बोले। चोयजन बोलता मुझे लगता है ये भी एक तरीके की माफी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो तुम्हें इतना हर्ट नहीं होता, तुम वहाँ से चले नहीं जाते, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त था। तो संजय हाँ बोल देता है। वो बोलता है वो पैसे तो मैं तुम्हारे लिए ही इकट्ठा कर रहा था, मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। वो पैसे पाने का एक ही तरीका था कि मैं अपने डैड की नजरों में अपनी इमेज अच्छी रखूं। अगर तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलना पड़ा तो मैं बोल देता था ताकि मैं उनसे पैसे ले सकूं और तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। अगर आज भी जरूरत पड़ी ना
ना तो मैं ये सब दोबारा भी करूँगा। इधर दोनों यून के घर के पास पहुंच जाते हैं। चोयजन बोलता है तुम जाओ और उसका ध्यान रखो, उसके लिए आज की रात ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। मैं उसकी मोम के पास जा रहा हूँ। इधर यून घर पर काम कर रही होती है। बैल बजती है। सोनचे अंदर आता है। बॉम्सिक उसके साथ खेल रहा होता है। सोनचे पूछता है तुम ठीक हो? यून बोलती हाँ, तुमने अपने जिम वाले लोगों को बाहर रखा था ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सोनचे उसे बताता है हमने उस आर्टिकल को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, पर लीगली उसे रोकना ना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, हो सकता है कि वो आर्टिकल कल ही आ जाए। यून बोलती आज हम तीनों मस्ती करेंगे, कल की बात कल देखी जाएगी। बोलकर वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों बॉम्सिक को वो करा रहे होते हैं। अगले सीन में सोनची खाना बना रहा होता है। वो बोलती है मुझे भी बनाना है और पैन पकड़कर खुद भी ट्राई करती है, लेकिन खाना गिर जाता है। सोनची बोलते तुम जाकर बैठो, मैं खाना बना देता हूँ। इसके बाद तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सोनची बार बार टाइम देख रहा होता है। देखते देखते सुबह के 5 बज जाते हैं। यून बिस्तर पर होती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। सोनची पूछता है तुम किस बारे में सोच रही हो? यून बोलती है मैं मोम के बारे में सोच रही हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन उसकी मोम का कॉल उसे आया था। मोम कॉल पर बोलती है फोन कट मत करना, लेकिन जैसे ही आर्टिकल निकले तुरंत फोन स्विच ऑफ कर देना, खुद को सर्च मत करना, कोई टेक्स्ट मत पढ़ना, कोई कमेंट मत पढ़ना। मुझे पता है जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर होने वाली है, जितना तुम सोच भी नहीं सकती, चाहे कितने भी पॉजिटिव कमेंट आ जाए, लेकिन एक इंसल्ट, सिर्फ एक घटिया कमेंट सीधा तुम्हारे दिल तक पहुंच जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो बात जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए प्लीज सर उठा कर चलना। खाना खाना चाहे खाने का मन ना भी करे। मुझे पता है आज रात तुम्हें ना बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आज रात अपने पास ऐसे लोगों को रखना जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। वो स्वयं है ना, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि अगर तुम किसी ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा होती तो तुम्हें ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, लेकिन तुम एक एक्ट्रेस की फैमिली में पैदा हुई हो और तुम्हें एक घटिया माँ मिली है। चलो मैं फोन रखती हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। उसका पति उसे देख रहा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे सपोर्ट देता है। इधर यून बोलती है अब मुझे समझ आया मेरी मोम ने ऐसे कितनी रातें देखी होंगी, उनके बारे में तो ऐसे आर्टिकल बार बार आते हैं। मॉर्निंग डोंग आता है। आपने ये आर्टिकल पढ़ा? मिस यून का स्कूल के अंदर एक पेरेंट के साथ अफेयर था, यानी कि वो आर्टिकल छप चुका होता है। स्टाफ रूम के अंदर सारे टीचर भी वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं। सीओ मैडम भी अंदर आकर देखती है कि सभी लोग यून के बारे में ही बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि एक पेरेंट आई थी और उसने यून को थप्पड़ मारा क्योंकि उसके पति के साथ उसका अफेयर था। ट्विंस भी ये सब देख लेते हैं। स्टूडेंट भी आपस में बातें करने लग जाते हैं। क्या ये एक एक्ट्रेस की बेटी है क्या? इधर 8:30 बज चुके होते हैं। सोनजे अचानक से उठ जाता है। वो देखता है कि यून वहाँ पर नहीं है। वो सोचता है वो कहाँ गई। उसका फोन बिस्तर के पास ही रखा होता है। सोनजे एकदम से खड़ा हो जाता है और सामने किसी चीज को घूर कर देख रहा होता है।